ओवैसी साहब, G20 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। कितना गर्व एक भारतीय के तौर पर आपको अपने सीने में हो रहा है? नहीं, अब गर्व तो उस वक्त भी हुआ जब इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइंड मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, और G20 की जब बात करें 2002 में भी जब G20 नहीं था मगर फाइनेंस G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे दुनिया के 19 ममालिक के, जिसमें यूरोपियन यूनियन तो एक यूनियन है, उन तमाम के लीडर्स आ रहे हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड है, 80% GDP इन 18 कंट्रीज़ में है। अच्छी बात है। 60-70% पूरे विश्व का पॉपुलेशन भी इन्हीं G20 मुल्कों में। हाँ, बहुत अच्छी बहुत गर्व मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पे इस बात पर। नहीं, गर्व अब जब आप छेड़ ही दिए बात को, गर्व उस वक्त होता जब मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती, गर्व उस वक्त होता जब महिलाओं के इस तरह की वीडियोस नहीं निकलते। तो ये जो हो रहा है, गर्व इस वक्त होता जब अब शी जिनपिंग भारत में आएंगे तो एक विक्टोरियस एलेक्जेंडर की तरह आएंगे कि वो 2017 में डोकलाम में हमको फंसा दिया और 2020 से हमारे डेप्सांग डेमचाक और 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेड पर बैठे हुए हैं। तो इस पर भी खुशी होती, गर्व होता जब हम इन सब चीज़ों को करते, चीन को निकाल देते, डोकलाम से चीन को निकाल देते, मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती। मगर अब G20 हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को अगर समझे तो जितना भी मतभेद हो, लेकिन आप देखिए कि रूस के भी फॉरेन मिनिस्टर आए और अमेरिका के भी आए। ऐसे मुल्क जो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाना चाहते हैं, वो भारत में आकर आमने सामने हुए। अगर पुतिन आते हैं, बाइडेन आते हैं, तो हो सकता है आमना सामना हो जाए। यही तो खूबसूरती होती है ना ऐसे मंचों की। देखिए, हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी नाकामी ये रही कि अगर हम वाकई में विश्व गुरु होते तो हम ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में बैठकर बातचीत करवा देते, जो चीन ने करवा दिया, हम नहीं कर पाए। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर रहते डिप्लोमेटिक लेवल पर तो यूक्रेन में जंग ख़त्म कर देते। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर हैं कि हम रशिया और चीन पर इन्फ्लुएंस कर सक रहे, तो भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, शर्पा की मीटिंग हुई, एक भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब G20 होगा तो मुझे इस बात का डर है और ये लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, जो G20 की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा। तो वो जॉइंट स्टेटमेंट रूस यूक्रेन की जंग की वजह से नहीं आएगा कि भारत में हो रहा है इसकी वजह से नहीं आएगा? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी इस G20 से पहले रूस को जाते, यूक्रेन को जाते, जैसा कि बाली में जब हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट गए थे और वहाँ एक जॉइंट कम्युनिके निकला। अब यहाँ पर हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो, फाइनेंस मिनिस्टर G20 की हो, शर्पा कॉन्फ्रेंस हो जो हम्पी में हुई, फिर गांधीनगर में हुई। तो ये तो हम जब मेज़बानी कर रहे हैं, तो अगर हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या बता रहे हैं? ये बताता है कि हम लोग इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं। आप लाख बोल लीजिए कि हम विश्व गुरु हैं, हम जो बाइडन हमसे मिलता है, पुतिन आ जाएगा, ये फुला आ जाएगा, मगर आपका कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, यही हमको लग रहा है। वो तो उनके मतभेदों की वजह से ना, अमेरिका, रूस। तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ बैठकर टीवी पे देखते रहेंगे, मोदी जी हर एक से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पप्पी कर रहे हैं, तो वही होगा क्या? नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। जब आप 4,000, 3,500-4,000 करोड़ आप खर्चा कर रहे हैं तो उसका क्या मिलने वाला है? ठीक है, भारत के प्रायोरिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, डेट के बारे में है, बहुत सी 3-4 अहम चीज़ें हैं। मगर जब जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या निकलेगा बताइए? इतने बड़े आयोजन के बीच में भी जो आप ये बुराई ढूंढने का हुनर नहीं, रखते हैं, बुराई देखिए, बुराई नहीं है, हम कमजोरी ढूंढने का हुनर रखते हैं और उसको जबान से बोलने की हमें ताकत है, तो हम वो बता रहे हैं। हम आपको भी बोल रहे हैं ना, आप देख लीजिए। आप ठीक है, जब 9-10 सितंबर के बाद हमको बुला लीजिए, आप 6 बजे हम तय बैठेंगे आपके सामने।
आप हमको गलत साबित कर दीजिए। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, उसको मुकम्मल होने दीजिए। मेरा सवाल ये था कि पीएम आप जैसे लोगों को काला टीका कहते हैं। वो कहते हैं भारत जो आगे बढ़ रहा है ये नजर बट्टू लोग हैं, ये काला टीका है इस देश पर, जो बुराई ढूंढते हैं खुशियों में भी। नहीं नहीं, सही है ना, तो इसीलिए इन्फ्लेशन 7.9% हो गया हमारी वजह से, हम काला टीका हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हम काला टीका है हमारी वजह से। मणिपुर में महिलाओं का रेप हो रहा है हमारी वजह से। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुसकर बैठा है, हम काला टीका है हमारी वजह से। मोदी जी अपोजिशन में हैं और हम लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वही हो गया है, तो हम ही काला टीका है। मोदी जी पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, कोई जिम्मेदारी नहीं आती। G20 है, अब G20 का एक बेहतरीन शो होगा, 24 घंटे दिखाया जाएगा, मगर जॉइंट स्टेटमेंट आएगा नहीं आएगा ये हमको देखना है। क्या ज़ेलेंस्की आएगा नहीं आएगा, या फिर ज़ेलेंस्की से आप कहेंगे वर्चुअली आप एड्रेस कर दीजिए, ये सब चीज़ें हैं। शी जिनपिंग के आने की अभी तक बात है, हालांकि कंफर्म नहीं है, ना पुतिन को लेकर है, व्लादिमीर पुतिन, ना शी जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर को लेकर। लेकिन चीन ने हर कदम पर, श्रीनगर में जब बहुत गर्व से भारत G20 का आयोजन कर रहा था, तो तुर्की, चीन, 2-3 मुल्कों ने उसको बॉयकॉट किया। इस पर आपका नजरिया क्या है? श्रीनगर में ये आयोजन हुआ था, सबको आना चाहिए था, नहीं, मैं टर्की को भी आना चाहिए था। नहीं, मैं तुर्की और शी जिनपिंग का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ये तो शी जिनपिंग ही बोल सकते हैं, मगर मैं शी जिनपिंग को, चाइना को ये बोलना चाहूँगा कि आपको डेमचौक और डेमसॉक को छोड़ना पड़ेगा। हम ये भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे कि जब हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा करके बैठा है, आप कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन पे लोन ले रहे हैं? 2-2 बैंक्स बनाए गए और चीन बैठा हुआ है उन बैंक्स में, हमारे इंपोर्ट्स उनसे बढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी हमारी पॉलिसी है, समझ में नहीं आ रहा हमको। अब शी जिनपिंग आएंगे और हमको ये बताने आएंगे, देखो मैंने डोकलाम में तुमको बता दिया, हम वहाँ बैठे हैं, अब हम डेमचौक में बैठे हैं, हमने हॉट स्प्रिंग में, पोंगसोंगसू लेक में हमने बफर जोन बना दिए, तुमने क्या किया देख लो। अब तो ये तो हमारे लिए भी तकलीफ दे बात है। यकीनन ये कॉन्फ्रेंस होगी, मगर ये सच्चाई की तो भी सामने रखना पड़ेगा ना हमको। लेकिन आपने तुर्की पे नहीं बोला, मैंने तो आपको भारत का प्रवक्ता मानकर पूछा। नहीं, तुर्किया का भी नहीं आया तो मैं क्या करूं? आना चाहिए। नहीं, रजब तैयब अर्दोगान से पूछना चाहिए सरकार को क्यों नहीं आए, पूछना चाहिए। सऊदी अरेबिया के लोग नहीं आए उसमें, उनको ही पूछना। सऊदी अरब के भी हाँ नहीं आए, वो भी नहीं आए। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम क्यों जवाब दें इन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, सो कॉल्ड। नहीं, लेकिन आप भारत की तरफ से तो कहेंगे ना कि उनको आना चाहिए था। हाँ, ये बॉयकॉट बिल्कुल गलत है, नहीं, श्रीनगर में बदलाव हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि जब इतने सब लोग आ गए तो चुनाव क्यों नहीं करा रही सरकार कश्मीर में? चुनाव करवा दीजिए ना। जब इन सब को लाकर दिखा रहे हैं, डल लेक की खूबसूरती दिखा रहे हैं, वाजवान खाना खिला रहे हैं, तो भैया चुनाव करा दीजिए ना। आप गए कि नहीं डल लेक उसके हाँ, बाद? मैं गया हूँ, 370 हटने के बाद। दो मरतबा गया हूँ। एक मरतबा डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में ऑल पार्टी डेलीगेशन में गया, दूसरी मरतबा जनाब लेट अरुण जेटली और लेट मोहतरमा सुषमा स्वराज, सब हम लोग गए थे। 370 हटने के बाद कह रही हूँ मैं। 370 हटने के बाद तो नहीं गए हैं, मगर उस ज़माने में गए थे। अब देखिए, सब आपने हटा दिया ना। जब सब अगर वहाँ पर सब कुशल मंगल है, सब खुश हैं, तो चुनाव क्यों नहीं कराते? करा दीजिए चुनाव, क्यों नहीं कराते चुनाव आप? अब तो आपने डिलिमिटेशन भी ऐसा कर दिया कि जम्मू में सीटें बढ़ा दी, कश्मीर में कम कर दिया, तो करा दीजिए चुनाव। आप कराते क्यों नहीं चुनाव? और वहाँ पर इस महीने में कई आतंकवादी आकर हमला किए पाकिस्तान से, फिर भी आप बोल रहे, सरकार बोल रही कि वहाँ पर अमन कायम हो गया। मुस्लिम देशों के साथ मैं G20 पर ही फोकस रखना चाहती हूँ, चुनावी सवालों पर, पॉलिटिक्स पर बाद में आएंगे। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा एक नेता के रूप में, आप अभी से मुस्कुराने लगे, एक नेता के रूप में पूरे विश्व में उभरा है, बढ़ा है भारत का कद? मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, हमने रूस से भी व्यापार किया, कच्चा तेल सस्ता खरीदा, हम अमेरिका से भी रिश्ता रख पा रहे हैं, हम यूक्रेन में भी दवाइयाँ भेज रहे हैं। तो पहले रूस से शुरू करते हैं। रूस से हमने क्रूड ऑयल खरीदा, और ख़रीदने के बावजूद भी सिर्फ 2 प्राइवेट रिफाइनरीज को फ़ायदा हुआ। आज भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही बिल्कुल। रूस से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर एयरफोर्स और नेवी को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। S-400 की डिलीवरी डिले हो चुकी है। अब रहा सवाल कि ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज से मोदी जी के ताल्लुकात अच्छे हैं, अब जब ताल्लुकात अगर आपके अच्छे हैं, तो आपने, फिर से कह रहा हूँ, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में आपने जाकर बातचीत क्यों नहीं करवाई? चौथी बात यह है कि ख़तर में
1 साल से हमारे रिटायर्ड 8 नेवी के ऑफिसर्स जेल में पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं बोलते। और एक पीछे चले जाइए, नुपुर शर्मा का वो बकवास स्टेटमेंट सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? कतर करता है, फिर कुवैत, फिर बहरीन, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया करते हैं। अब ये बोलना कि मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और बहरीन है, नहीं है, बल्कि इसमें कई हैं। मगर अगर आप बोलेंगे कि इन्हीं पर तवज्जो ली जाए, गलत है। हाँ, ये बात सही है कि इस साल $113 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज 10 कंट्रीज से आया, जिसमें से 5 ये वेस्ट एशिया के या ये आपने जीसीसी पहली कंट्रीज से अच्छी आए। बात बोली है इस इंटरव्यू में। हाँ, लोग मेहनत करके भी जा रहे हैं ना, मोदी जी का कोई रोल नहीं है उसमें, आपको गलतफहमी हो रही है। वहां पर जितने लोग हैं वो बेचारे 15-14 घंटे 18 घंटे काम करके भारत को पैसा भी जा रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं है। वो वहां पर रहकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा भी जा रहा है। यूएस से आ रहा, यूएई से आ रहा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जिसमें से 5 ये जीसीसी कंट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा $113 बिलियन अभी हमारे देश को आया है।